This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये खुद मैंने बनाया हुआ है, ऐसे ही मिल मिला के मैंने इसको, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी, ये एक तरह की आपकी रिवीजन सेशन था ये सारा का सारा, जिसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को टेस्ट किया गया, जिसके अंदर आपके कैपिटल गेन्स को टेस्ट किया गया। ठीक, ये सारी चीज़ें जो थी, और टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, ठीक, फॉरेन सोर्स इनकम, और ये सारी चीज़ें जो थी वो इसके अंदर टेस्ट की गई थी। अगर आप समझते हैं कि आप यहाँ तक रिवीजन चाहते हैं, तो एटलीस्ट मेरे इस काम करने के बाद आपको इस क्वेश्चन को 2 दफ़ा खुद कर लेना चाहिए, एंड यू विल रियलाइज कि हाउ मच कंक्रीट योर कॉन्सेप्ट्स आर, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो कितने कंक्रीट हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलेंगी, बड़ा एक यूनिक किस्म का क्वेश्चन था, लेकिन इसका नाम जरा देखें, नाम क्या है? मिस्टर तीली। ठीक, मिस्टर तीली हैज़ बीन टीचिंग। शुएब, मेरी आवाज़ क्लियर है बेटा? यस सर। हेलो, यस सर। ओके जी। Mr. Thiele has been teaching as a full-time teacher at a well-renowned university which is recognized by HEC. जी, पहली चीज तो इसके अंदर ये बता दी गई कि वो फुल टाइम टीचर है। इससे क्या मुराद है कि उसको फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलेगा। देखें, आप जो भी चीज हो ना, उसका सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसका लिंक किस चीज के साथ है। यानी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? एक हमारे पास टोटल इनकम है, डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं, टैक्स है, टैक्स क्रेडिट्स हैं। ठीक, आपने इनमें से किसी को आइडेंटिफाई करना है कि यार ये मैं किसकी मेरे से बात की जा रही है। जो भी लाइन है उसका इनमें से किसी के साथ ताल्लुक होगा, इनमें से किसी एक चीज की बात हो रही होगी। तो इसका किसके साथ ताल्लुक है? हमारे टैक्स क्रेडिट के साथ। ठीक है, ये बात। He joined university 5 years ago. 5 साल पहले उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। When he was 40 years old, जब उसकी उम्र 40 साल थी। ठीक है, ये जो 40 का ताल्लुक है ना, ये जो 60 का ईयर है, वो पेंशन के साथ एक जगह हमने पढ़ा था कि अगर किसी की एज 60 साल से ज्यादा हो तो उसकी पेंशन क्या होती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है इन ऑल केसेस। 60 के बाद पेंशन एक मिल जाए, 2 मिल जाए, री एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। बहरहाल ये उसकी 40 ईयर्स है, तो अब क्या होगी? 45। द डिटेल ऑफ हिज इम्यूलमेंट्स, इम्यूलमेंट्स कहते हैं जो सैलरी में चीजें आपको मिलती हैं, ये वाली चीजें, दिस इज कॉल्ड इम्यूलमेंट्स। और सैलरी में से जो चीजें कटती हैं उनको डिडक्शंस कहते हैं। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड जून 30th 2020, और इसकी बजाय यहाँ पर जस्ट ये भी लिखा जा सकता था टैक्स ईयर 2020, नॉर्मल टैक्स ईयर। बेसिक सैलरी पर मंथ टोटली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस टोटली टैक्सेबल। अच्छा, डियरनेस अलाउंस नॉर्मली क्वेश्चन में उस वक्त दिया जाता है जब आपके पास प्रोविडेंट फंड हो। क्या हो? प्रोविडेंट फंड गिवन हो। तो क्योंकि हमने ये लिमिट डिसाइड करनी होती है, तो इन दोनों को ऐड करके उसके बाद उसकी एग्जेम्पशन लिमिट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन डियरनेस अलाउंस बेसिकली इटसेल्फ इज टोटली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी।
exempt 10% of the basic salary. Annual bonus is totally taxable. अच्छा, अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन ना हो और पर मंथ आपको इंफॉर्मेशन मिले, देखें ये एनुअल है, ये इसके आगे मेंशन नहीं है, तो इसको हम खुद से पर मंथ नहीं कंसीडर करेंगे। तो अगर कोई और इंफॉर्मेशन मेंशन ना हो तो हमारी ये अमाउंट कितने मंथ के लिए ली जाएगी, अज्यूम की जाएंगी 12 मंथ के लिए। ठीक होगी बात। तो हमारी इस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक किसके साथ है, सैलरी के साथ। हमें ये भी पता होना चाहिए द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट सैलरी। तो पहला ये हेड हमारा ये वाला था इनकम फ्रॉम सैलरी का। आगे चलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर तीली सोल्ड, देखिएगा ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर तीली सोल्ड 1000 शेयर्स, शेयर्स हैं तो ये क्या चीज है, बेचे भी हैं, तो कैपिटल गेन जनरेट होने के चांसेस हैं। अ यूके बेस्ड कंपनी, क्या है, यूके बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है, एट 12.25। देखिएगा अगर कंपनी पाकिस्तान में हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, अगर कंपनी के आगे मैंने कहा पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हो या उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान में हो, तो उसको हम रेजिडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ना कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई और ना उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट कंपनी। अंडरस्टैंड। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉन रेजिडेंट कंपनी है। और नॉन रेजिडेंट कंपनी के अगर आप शेयर्स बेचेंगे तो फॉरेन सोर्स इनकम होगी। अगर एक कंपनी रेजिडेंट होगी, उसके शेयर्स बेचेंगे तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। इफ द कंपनी इज नॉन रेजिडेंट एंड यू डिस्पोज ऑफ द शेयर ऑफ दैट कंपनी, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो फिर क्या होगी, वो उसका जो गेन होगा वो फॉरेन सोर्स होगा। इफ द कंपनी इज रेजिडेंट the gain is Pakistan source income. If the company is non-resident, the gain is foreign source income, आपकी foreign source income आएगी। और यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि मिस्टर तीली जो है ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो क्या अज्यूम करेंगे कि ये रेजिडेंट है, और रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम वो टैक्सेबल होती है। रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है, एक्सेप्ट कि हमें बता ना दिया जाए एग्जाम में कि ये एग्जाम्प्ट है। कहते हैं उसने बेच दिए कितने पाउंड के, 1000 शेयर एट 12.5। ठीक है, यानी यहाँ पर अज्यूम किया जाएगा कि इसको ये पर पाउंड है इसके अंदर, यानी ये पर शेयर, ये इसको अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर एक लैकूना था जो रह गया, ये मेंशन करना चाहिए था इसके अंदर। The said shares were purchased by him several months at 11 pounds। 11 पाउंड का जो था उसको, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ अज्यूम मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि ये पर शेयर है। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन यूके वाज 31 पाउंड। ठीक है, ये 31 पाउंड के हैं, ये उसका टैक्स भी कटा हुआ है उसके अंदर, लेकिन यहाँ अज्यूम करना वैसे बनता नहीं है। यहाँ पर इसका अज्यूम करना जो है वो बनता नहीं है। चले मैं देखता हूँ इसके मुताबिक मैंने सोल्यूशन को कैसे लिया, फिर आपको अजम्पशन बताता हूँ इसका। अच्छा, उसके साथ इसका हमें रेट भी बता दिया क्या कि 1 पाउंड जो है वो 160 का है। अब देखिएगा 3 कंडीशंस पूरी हो गई। असल में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये है, 3 कंडीशंस आपकी पूरी हो गई। नंबर 1, द पर्सन इज रेजिडेंट एंड फॉरेन सोर्स इनकम इज टैक्सेबल एंड ही हैज पेड द टैक्स। इसका मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट की तमाम कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो इस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट भी मिलना चाहिए। ये वाली जो अमाउंट है जो पाउंड में है और इसका हमें रुपीस है, तो इसको जाहिर बात है कि हम कोई भी अमाउंट जो
फॉरेन करेंसी में होगी, इसको हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, दूसरी चीज कि इसमें सोल्ड हो रहा है, कैपिटल गेन भी जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का ताल्लुक हमारी दो चीजों के साथ, इसका ताल्लुक हमारी दो चीजों के साथ है। नंबर वन कि ये हमारा कैपिटल गेन भी है, प्लस इसमें टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। ये बात समझ आ गई? ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और ये कंपनी क्या है, यूके बेस्ड नॉन रेजिडेंट है, तो हमारा कैपिटल गेन है लेकिन फॉरेन सोर्स। कैपिटल गेन तो है लेकिन कौन सा है, ये पाकिस्तान सोर्स नहीं है, ये फॉरेन सोर्स है। ऊपर सैलरी जो है ये पाकिस्तान सोर्स सैलरी है। दो अमाउंट्स अभी तक आ गई हमारे पास, सैलरी आ गई और कैपिटल गेन आ गया। उसकी सेल प्राइस भी गिवन है और उसकी परचेज प्राइस भी गिवन है हमारे पास। He earned rupees 2 million net of expenses from a business in Italy with a tax payable of rupees 60,000। देखें इस क्वेश्चन के जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आपको जो अमाउंट दी गई वो दी गई है फॉरेन करेंसी में, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आपको ट्रांसलेट करके दी गई, इसलिए हमें रेट नहीं मिला। ठीक है, विद अ टैक्स पेएबल ऑफ रुपीज 60,000। देखें इसमें, और ये कौन से है, फॉरेन सोर्स, इटली के अंदर मौजूद है आपकी। ठीक, और उसके बाद आपको एक्सपेंस माइनस करके बता दिया गया, वो आपका बिजनेस है और उस पर टैक्स कटा हुआ है। इसमें भी तीन कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसमें भी आपकी रेजिडेंट है, फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है और वो टैक्स पे कर चुका हुआ है। तीनों कंडीशन उसकी पूरी हो गई, लिहाजा इसके भी डबल इम्पैक्ट होगा कि ये आपकी बिजनेस में भी जाएगा और टैक्स क्रेडिट में भी जाएगा। और पहला जो था ये कैपिटल गेन था और टैक्स क्रेडिट था। फिर कहता है जी ही सोल्ड अ प्लॉट इन टर्की, उसने टर्की में एक प्लॉट सेल कर दिया। अब ये बात भी सुनिएगा, इफ द प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन द फॉरेन कंट्री, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड in the foreign country, then the source is foreign source income, the income generated from that is foreign source income, and if property is situated in Pakistan then this is Pakistan source। कैपिटल गेन के लिए मैंने ये कंडीशन बताई थी, पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये, यानी या आप प्रॉपर्टी को बेच दें तो उससे कैपिटल गेन जनरेट हो जाएगा, और अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दें तो उससे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट होगा। इन एनी केस अगर वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सिचुएटेड है तो दोनों चीजें पाकिस्तान सोर्स, और अगर वो फॉरेन में है तो ये फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी। ठीक, हाँ, अगर ये कहा जाए पैसा जहां मिल रहा है, देखिए पैसे का मिलने का ताल्लुक नहीं है, आप शेयर्स बेच दें पैसे जहां मर्जी मिले, प्रॉपर्टी आपकी पाकिस्तान से बाहर है, पैसा आपको जहां मर्जी मिल जाए, इनकम जहां मर्जी आपको रिसीट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर यू आर रिसीविंग द इनकम, वो पाकिस्तान या फॉरेन सोर्स होगी, उसकी लोकेशन के हिसाब से उसको आपने देखना है। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि यार ये कैसे पता चलेगा कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है। अगर यहाँ लिख भी दिया जाता कि ये पैसे उसको पाकिस्तान में मिले हैं तो फिर भी हम इसको क्या करते, इसको फॉरेन सोर्स ही लेते। He sold a plot in Turkey for Turkish lira 5 million। 5 मिलियन टर्किश लीरा है, वहां जो चलता है वो रुपये नहीं चलते, क्या चलते हैं, लीरा चलते हैं। ठीक है, तो इसका जाहिर बात है कि हमें रेट पता होना चाहिए। विच ही हैड परचेज 9 months ago, जिसने 9 माह पहले जो था ये प्लॉट लिया था। ठीक होगी बात, इसका क्या ताल्लुक है, ये इसलिए जरूरी है कि कैपिटल गेन के साथ हमें उसकी जो होल्डिंग पीरियड है उसका पता होना जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक उसके साथ है। फॉर 3 मिलियन, 3 मिलियन का उसने प्लॉट लिया था और 5 मिलियन का उसने सेल कर दिया। वेयर एज द रेट ऑफ 1 टर्किश लीरा इज इक्वल टू ₹28, 28 रुपए का लीरा दोनों जगहों पर है। अगर ये बताया जाए
कि परचेज के टाइम पे ये रेट है और सेल के टाइम पे ये रेट है, तो आप उनके रिस्पेक्टिव रेट को ही उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डे ऑफ ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा इसके साथ। नो टैक्स वाज पेड और पेएबल ऑन दिस ट्रांजैक्शन एंड देयर इज नो टैक्स ड्यूटी, ठीक है, और वहां पर कोई टैक्स ड्यूटी भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये रेजिडेंट है, फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स नहीं पे हुआ और ना ही पे होना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिर्फ कैपिटल गेन तो जनरेट होगा फॉरेन सोर्स, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, वेयर एज पहली दोनों कंडीशन में डबल ट्रीटमेंट होना था। ठीक, इसके अंदर गेन तो हो रहा है, इनकम तो जनरेट हो रही है फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, लेकिन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट नहीं होगा। आगे आ गया जी, ही सोल्ड 20,000 मुदारबा यूनिट्स। मुदारबा यूनिट्स क्या है? सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, सेक्शन 37A में फॉल कर रहा है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं सेक्शन सिक्योरिटीज में? पब्लिक कंपनी के शेयर्स, राइट, पीटीसीएल वाउचर्स, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, आपके रिडीमेबल कैपिटल जो है, डेरिवेटिव जो है, ये सारी चीजें इसमें फॉल करेंगी। तो मुदारबा यूनिट्स उसने बेच दिए, सोल्ड बेचे हैं उसने, इनकम नहीं, कोई कैपिटल गेन जनरेट हुआ इसके साथ, एट ₹55 पर यूनिट, 55 रुपए का ये सेल प्राइस आ गई। इन मार्च these units were purchased in July 2015 for ₹50 पर यूनिट, 50 के परचेज किए गए थे। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है या नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज हैं, तो सिक्योरिटीज के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी तो हमें नोशनल एक्सपेंसेस मिलेंगे एट द रेट ऑफ 0.5%, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है या नहीं है, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। एग्जामिनर ने भी इग्नोर किया, हम भी इसको इग्नोर करेंगे, इसमें वो नहीं है। सेल प्राइस भी बता दी गई और परचेज प्राइस भी हमें इसकी बता दी गई है, और प्लस ये शेयर्स कब परचेज किए गए, कब परचेज किए गए? 1 जुलाई 2016 से पहले। अगर उसके बाद होते तो उसका रेट होता 15% टैक्स होता, और उससे पहले वाले हमारे पास जो रेट चल रहे हैं वो कितने हैं? एक 7.5% है और एक गालबन जो है वो हमारा 10% है। 15 देख लीजिएगा, मैं नहीं, 15 तो बेटा 1 जुलाई 2016 के बाद का है, लेकिन उससे पहले जो हमारा रेट है वो अगर उससे पहले एक्वायर करेंगे तो उसके दो रेट्स, 7.5% जो है, 12.5 उससे पहले वाला है, जिसका होल्डिंग पीरियड 1 साल के अंदर होगा। अगर उसका होल्ड, अब देखें इसका होल्डिंग पीरियड कितना है, आप जरा अंदाजा करें। 2015 को परचेज किए और बेच कब रहे हैं आप? 2020 में, तो होल्डिंग पीरियड आपका 24 माह से ज्यादा है ना। तो जब होल्डिंग पीरियड आपका 24 माह से ज्यादा होगा तो फिर आपको जो रेट लगना चाहिए इसको कंफर्म कर लीजिएगा, दैट इज 7.5% इसका होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि एक रेट उसमें ऑब्सलीट हो चुका हुआ है, और 1 जुलाई 2013 से पहले की सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, और इसमें कुछ नहीं मेंशन, तो इसको क्या अज्यूम करेंगे? पाकिस्तान सोर्स इनकम। देखें इसका इम्पैक्ट किस पे है, सिर्फ कैपिटल गेन जनरेट होगा। इस लाइन के अंदर हमारे पास टैक्स की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका जो लिंक है वो मेरे किस एलिमेंट के साथ है। तो पहली जो ए और बी था उसमें आपका इनकम में भी ट्रीटमेंट होना था, टैक्स में भी ट्रीटमेंट होना था, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास दो आ रही है, सी और डी पॉइंट, इसमें सिर्फ हमारे पास किसका ट्रीटमेंट आ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ इनकम का आ रहा है। ज़कात डिडक्टेड ₹10,000 बाय द बैंक। अगर बैंक आपकी ज़कात डिडक्ट करेगा तो ये आपका डिडक्टेबल अलाउंस होगा। एंड डोनेशन ऑफ ₹30,000 पेड टू शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट थ्रू कैश, और शौकत खानम हॉस्पिटल को हमने दिया गया। और शौकत खानम जो मेमोरियल हॉस्पिटल है, अब ये कौन सा ज्यूम करें, क्योंकि लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद उसमें भी बन रहा है, इस्लामाबाद में भी है, तो इसको हम अज्यूम कर लें लाहौर, क्योंकि ये अंडर क्लॉज 61 है।
और ये दोनों हमें क्या चीजें बता दी गई, डिडक्टेबल अलाउंसेस बता दिए गए। डोनेशन पे कोई लिमिट नहीं है, जबकि सॉरी ज़कात पे कोई लिमिट नहीं, जबकि डोनेशन के ऊपर कितनी लिमिट है आपकी, वो 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम से तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो हम डिसअलाउ कर देंगे। तो इसका ताल्लुक इसके साथ है, डिडक्टेबल अलाउंसेस के साथ। ये लाइन जो हमें बताई जा रही है दोनों ठीक है, दोनों एलिजिबल हैं, आप माइनस कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही मेड इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग शेयर्स। अब देखें यहाँ पर उसने कहा इन्वेस्टमेंट की है, आउटफ्लो बताया जा रहा है। तो जब आउटफ्लो बताया जाए तो आप याद रखें कि उससे कोई इनकम का कॉन्सेप्ट तो नॉर्मली जनरेट नहीं होता, एक्सेप्शंस आर देयर। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है इन्वेस्टमेंट जो की गई है, तो आपका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए, जब आउटफ्लो आए तो आपका ध्यान, जैसे ये वाला आपका पॉइंट था, तो आपका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए, या तो डिडक्टेबल अलाउंस है या ये कोई क्रेडिट दिया जा रहा है मुझे, जैसे एडवांस टैक्स पे कर दिया आपने, इस तरह आपने इन्वेस्टमेंट की, कंट्रीब्यूशन इंप्रूव पेंशन फंड वगैरह, तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, नंबर 1 कि आप क्या हो, उसके कंपनी पब्लिक हो, आप उसके ओरिजिनल अलॉटी हो, ठीक है, और आप उसके शेयर जो है वो 24 मंथ तक डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, यानी इस साल तक कम से कम आप उन शेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तो ये आपको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा इसका। शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एज ओरिजिनल अलॉटी, पब्लिक कंपनी है, आप ओरिजिनल अलॉटी हैं, दिस अमाउंट इज एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी है, इसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, जब इन शेयर्स को बेचेंगे तो कैपिटल गेन जनरेट होगा। शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर रुपीज, शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर रुपीज 200,000 फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे, आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं, यानी डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, कंपनी लिस्टेड है, इसलिए इसके ऊपर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक होगी बात। तो एक ये अमाउंट हमारे पास, इस अमाउंट का जो हमारा लिंक है वो जस्ट किसके साथ है, टैक्स के साथ, इसका इनकम के साथ कोई फिलहाल ताल्लुक नहीं है। He donated 20,000 to a local hospital. The payment was made through banking channel. बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रॉपर चैनल से पेमेंट की गई, और लोकल हॉस्पिटल है, क्या लोकल हॉस्पिटल के ऊपर आपको कोई क्रेडिट मिलेगा, राइट? लोकल हॉस्पिटल कौन सा है, कुछ नहीं बताया जा रहा, तो खुद से आप अब यहाँ अज्यूम नहीं करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है ये अंडर क्लॉज 61 है या ये अप्रूव्ड कोई ऐसा इदारा है, ऐसी कोई बात हम यहाँ पर अज्यूम नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चूंकि उसके वर्डिंग बता रही है कि ये लोकल हॉस्पिटल है, नॉर्मली एग्जामिनर खुद बताता है कि इसकी सिचुएशन क्या है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर हमें ना कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इनकम है ही नहीं ये। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज अवॉर्डेड अ लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, दो कामों के लिए अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एचबीएफसी या लिस्टेड कंपनी से लोन लें, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट देंगे तो वो आपका डिडक्टेबल अलाउंस होगा फॉर ऑफ हिज हाउस, एंड ही पेड शेयर ऑन दैट लोन अमाउंटेड रुपीज 10,000। तो ये जो अमाउंट है ये आपकी क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस, इसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। इसकी कितनी लिमिट है, 50% ऑफ द टोटल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम। ही रेंटेड आउट अ बिल्डिंग, ले जी, रेंटेड आउट बिल्डिंग, ये जो वर्ड यूज किया गया इसका मतलब द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 50,000। इट मीन्स कि ये पर मंथ है, हमें ध्यान से इंफॉर्मेशन को देखना है, इसका मतलब हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिस्टर कबूल एंड रिसीव्ड 500,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ वेकेटिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो इसका मतलब ये हमारी टोटली टैक्सेबल आ गई, और इसका 1/10 जो है वो हम क्या करेंगे, इसका टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो ये इसमें सिर्फ इनकम की इंफॉर्मेशन थी,
टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये बात है कि इंडिविजुअल के लिए जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो किस में जाएगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्स होगा। तो इनकम में हम इसको ऐड करेंगे, बाद सेपरेट ब्लॉक में से माइनस कर देंगे। इसी तरह आपकी जो सिक्योरिटीज है सेक्शन 37A, दैट इज ऑल्सो टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, उसको भी वहां से हम माइनस कर देंगे। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर फर्दर इन्वेस्टमेंट were made by him by taking loan in cash from his father। देखें, हमने सेक्शन 39 के अंदर एक बात की थी कि इफ यू रिसीव अ लोन, गिफ्ट और एडवांस इन कैश, राइट, दैट शैल बी ट्रीटेड एज योर इनकम, वो आपकी इनकम जनरेट की जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ यू वांट टू टेक एनी लोन, एनी एडवांस, एनी गिफ्ट, then please make sure you are using banking channel, otherwise that shall be treated as your income। तो उसने अपने बाप से लोन लिया, कितना, 6 लाख और 11 लाख रुपए का, ये किस में चला जाएगा, और क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि उसने कैश में लिया, तो ये वाली बात हमें बता रही है कि वो किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके टैक्स होगा। अप्रूव वॉलंटरी पेंशन फंड, पहले ये बात आ गई, उसने इन्वेस्टमेंट की है, देखें उसने ये कर दी, इसका मतलब इसका ताल्लुक इसके साथ है, टैक्स क्रेडिट के साथ, आउटफ्लो हो रहा है ना, और ये हमने बात पढ़ी है कि इसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये अमाउंट जो है वो उसकी 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ओपन एंड म्यूचुअल फंड, ठीक, हमने बात की थी शेयर्स, जो लिस्टेड शेयर्स हैं जो है म्यूचुअल फंड, उसकी एक टाइप है, म्यूचुअल फंड भी उसकी एक टाइप है, तो ये भी उसने क्या की, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है, ठीक है। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि जनाब यहाँ पर क्या पोजीशन है, तो इसकी हम तमाम कंडीशंस को फुलफिल करेंगे और ये अज्यूम करेंगे कि ये उसने इनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, रिडीम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक बड़ी जबरदस्त चीज क्या हुई कि शेयर्स का एक क्रेडिट जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखिएगा दिस वन, और एक क्रेडिट नीचे पड़ा हुआ है, यानी एग्जामिनर ने ये भी टेस्ट किया कि ये स्टूडेंट जो है ये कितना विजिलेंट है, कि उसने दोनों जो क्रेडिट थे वो एक जगह नहीं दिए, एक ऊपर दे दिया और एक नीचे दे दिया, इसका मतलब हमें दोनों को ऐड करना था एग्जाम के अंदर जी। उसके बाद कहता है जी ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, लेटेस्ट टैक्स ईयर से क्या मुराद, 2019, अगर हम 20 की बात करें तो लेटेस्ट मीन बिल्कुल पिछला जो बात हो रही है, 2000 ही रिडीम्ड, रिडीम मीन डिस्पोजल, डिस्पोजल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, डिस्पोजल मीन सेल, डिस्पोजल मीन ट्रांसफर, डिस्पोजल मीन ट्रांसमिशन, डिस्पोजल मीन रिडीम, डिस्पोजल मीन डिस्ट्रॉयड, डिस्पोजल मीन गिफ्ट, राइट, डिस्पोजल मीन प्राइवेट यूज, बिजनेस यूज, ये सारी डिस्पोजल की डेफिनेशन है। रिडीम कर लिए, रिडीम क्या होती है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है सेल, सेल होती है कि आप मार्केट में गए कुछ चीज लेके और आपने कहा ये मेरे से ले लें सर्टिफिकेट और मुझे पैसे दे दें, उन्होंने पैसे दे दिए। रिडम्पशन क्या होती है, रिडम्पशन ये होती है कि आपको कंपनी ने कहा कि भाई आज आप मेरे से सर्टिफिकेट ले जाओ, ठीक है, ₹1000 का, और उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है कि इट इज रिडीमेबल इन 2020, आज से 4 साल 5 साल पहले अगर आपने परचेज किए हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी आप आएंगे ये सर्टिफिकेट हमें वापस करेंगे तो हम पैसे आपको वापस करेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। मसलन इसकी फर्ज करें कि इस सर्टिफिकेट की फेस वैल्यू 1000 है, और अगर आप इस सर्टिफिकेट को वापस लेकर आएंगे और अगर कंपनी आपको 1000 रुपया देगी तो इसको बोलेंगे रिडीम्ड एट पार। अगर आज आप 1000 रुपया लेकर गए और कंपनी कहती है जब आप वापस आएंगे 10 साल बाद 5 साल बाद तो हम आपको 950 रुपये देंगे,
इसको बोलेंगे रिडीम्ड एट डिस्काउंट। और कंपनी कहती है कि जी आप 1000 रुपये हमें आज दे जाएं और कुछ सालों के बाद हम आपको 1200 रुपया देंगे, जिसको बोलेंगे रिडीम्ड एट प्रीमियम। इसकी क्या रीजन है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, आप अगर इसको देखना चाहें तो नेट के ऊपर देख सकते हैं कि मेरा ऐसे टॉपिक जो है वो सारा वो हो जाएगा, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी। 4000 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, आउटफ्लो है, तो इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेयर्स के ऊपर आप बात करते हैं, शेयर्स का बेचना कैपिटल गेन जनरेट करेगा लिस्टेड कंपनी का, और उस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना क्या जनरेट करेगा आपके लिए, वो आपके लिए क्रेडिट कैलकुलेट करेगा। तो ये उसने रिडीम किए ऑफ म्यूचुअल फंड अदर देन स्टॉक फंड एट ₹58 पर यूनिट, इतने का उसने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। These units were purchased at the beginning of the previous year, पिछले साल इसको रिडीम किया गया था। ये कौन सी आइटम है हमारी, जो म्यूचुअल फंड्स है, ये 37A की रिडीमेबल है ना, तो हमने पढ़ा था 30 सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। एट ₹50, तो 50 के थे और 56 के बेच दिए। एंड मिस्टर तिली had claimed a tax credit of 40,000 on this investment, और पिछले साल उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये 40,000 का क्या कर चुका हुआ है, टैक्स क्रेडिट ले चुका हुआ है। बताएं मुझे, उसने डिफॉल्ट किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया उसने, राइट। उसने पिछले साल लिया और इस साल उसने बेच दिया। आप देखें तो 24 माह तो कंप्लीट नहीं किए ना उसने, इसका मतलब ये है कि ये जो 40,000 है इसकी रिवर्सल पड़ेगी, उसने डिफॉल्ट कर दिया। हमारे ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इन्वेस्टमेंट की है पिछले साल, और उसको इस साल तक भी उसको होल्ड करना चाहिए था, लेकिन उसने होल्ड नहीं किया। पहली बात कि इसमें कैपिटल गेन जनरेट हो गया, और दूसरी बात ये है कि ये टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल पड़ेगी इसके ऊपर, ये जो 40,000 है इसकी रिवर्सल पड़ेगी। तो इस लाइन का ताल्लुक भी हमारी जो दो हेड्स हैं उनके साथ है, एक इनकम के साथ और एक रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट के साथ। लास्ट ईयर ही पार्टिसिपेटेड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पिछले साल इसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी, अगर इस साल करता तो हमें उसके ऊपर क्रेडिट मिलने के चांसेस थे, लेकिन ये पिछले साल की बात हो रही है, इसका मतलब इस साल उसको कोई क्रेडिट मिलने के चांसेस नहीं है। दोबारा सुनने, अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर में आपने पिछले साल इन्वेस्टमेंट की, लाइफ इंश्योरेंस में पिछले साल, लाइफ इंश्योरेंस में आपने पिछले साल इन्वेस्टमेंट की, तो इस साल की बात नहीं हो रही, फिर उसकी रिवर्सल का सोचेंगे आप कि इसकी जो इसने लास्ट ईयर क्रेडिट लिया था उस पर रिवर्सल पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो फिर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एंड क्लेम्ड अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 5,000, इसका भी पिछले साल वो 5,000 का क्रेडिट ले चुका हुआ है। बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर ही सरेंडर्ड दैट पॉलिसी, और इसके लिए कहा गया था कि आपने इसको भी 2 साल के लिए होल्ड करना है, लेकिन उसने होल्ड, ये इसका ताल्लुक हमारी इनकम के साथ नहीं, ठीक है, और उसने सरेंडर कर दी इंश्योरेंस पॉलिसी। कितना गेन हुआ, क्या हुआ, हमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने ये बात डिस्कस की थी टैक्स क्रेडिट के अंदर कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप 24 माह में सरेंडर करेंगे तो इस साल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आपने अगर 2019 में ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो इस साल इसकी रिवर्सल नहीं पड़ेगी, इसकी 2019 के अंदर ही रिवर्सल पड़ेगी। इसका मतलब कि इस लाइन का मेरे साल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि टैक्स क्रेडिट की जो रिवर्सल पड़ेगी वो उसी साल पड़ेगी। ये पॉइंट आपसे टेस्ट किया गया था कि स्टूडेंट को पता है कि रिवर्सल, शेयर्स की रिवर्सल जो है वो साल में डाली जाएगी, जबकि इंश्योरेंस पॉलिसी की रिवर्सल पिछले साल में डाली जाएगी। द डिटेल ऑफ टैक्स विदहेल्ड इज एज फॉलोज, जो विद होल्डिंग टैक्स है, ये आउटफ्लो हो रहा है ना, ये एडवांस टैक्स है हमारा। एम्प्लॉयर ने काट लिया 2,000 रुपया, टैक्स कलेक्टेड ऑन हिज सेल फोन 3,600 रुपया, कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक वो 5,000 रुपया उसने काट लिया। ये हमारा कुछ था। चलें जी, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसकी कैलकुलेशन को आप बाद में कंफर्म कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा तो उसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सेल के ऊपर काम कर रहा होता हूँ तो सम टाइम इट हैपन्स कि वो डेटा देखते हुए बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। ले जी, सबसे पहले प्रोफाइल, उसका नाम, रेजिडेंट और इंडिविजुअल, टैक्स ईयर 2020, ये नहीं लिखना, ये वैसे क्वेश्चन समझाने के लिए।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, पहले है पाकिस्तान सोर्स इनकम, सैलरी इनकम, बेसिक सैलरी, ये देखें यहाँ रुपीज आपने मेंशन करनी है, कॉमा आपने एग्जाम के अंदर आपने करना है और उसकी वर्किंग शो करनी है। क्योंकि बताया नहीं गया था तो 12 मंथ मेरी अजम्पशंस के साथ थे कि 12 मंथ में होगा। बेसिक सैलरी इज टोटली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। देखें इनर कॉलम में मैंने इसे लिखा और मेन कॉलम में उसकी अमाउंट लिख दी। अगर ये एग्जेम्प्ट होता तो आप यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं और यहाँ पर वर्ड एग्जेम्प्ट लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है। उसके बाद है जी एनुअल बोनस इज टोटली टैक्सेबल, तो हमारी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई 640,000। ये बिल्कुल प्लेन एक चीज थी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट था हमारा टोटली टैक्सेबल और अनएडजस्टेबल अमाउंट जो उसने ली थी सिक्योरिटी 1/10 उसकी टैक्सेबल हो गई 50,000, तो 650 आ गया उसके पास। चार्जेबल रेंट उसको बोलेंगे दिस इज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आइटम, ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम है लेकिन नॉर्मल इनकम हम इसको ऐड कर रहे हैं। अगर ये चार्जेबल रेंट 4 मिलियन से ज्यादा होता तो इसके पास ऑप्शन थी कि ये चाहे तो इस इनकम के अंदर ही रहने दे या चाहे तो इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में करवा ले, लेकिन अब इस इंडिविजुअल के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। कैपिटल गेन मुदारबा सर्टिफिकेट्स ये हमारे पास आ गई, हमने उसको बेच दिया तो क्या हमारे पास आ गया जी, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर 55 माइनस 20K माइनस 50 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लास में प्रैक्टिस है। तो 1 लाख रुपए का इसको मुदारबा सर्टिफिकेट्स में गेन हो गया और म्यूचुअल फंड्स में उसको जो गेन हुआ उसको भी आप ऐसे ही इसकी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। 34,400 टोटल उसको आ गया 134,400। चूंकि ये दोनों गेन कैपिटल गेन जो उसका जनरेट हो रहा है पाकिस्तान से वो 37A का है, ठीक है, इसलिए ये भी किसमें चला जाएगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में, इसके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये देखें उसने जो लोन लिया था अपने बाप से 6 लाख रुपए का और 11 लाख का, ये उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। उसके बाद आगे जी हमारे पास फॉरेन सोर्स इनकम, कैपिटल गेन आ गया, डिस्पोजल ऑफ यूके बेस्ड कंपनी, राइट, ये देखिएगा ये यानी 1000 शेयर वहां अज्यूम किया मैंने, वो अज्यूम वैसे होना नहीं चाहिए, ये मैं आपको पहले बता दूं कि अगर एग्जामिनर पर शेयर ना आपको कहे तो फिर आपको पर शेयर उसको अज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहरहाल इस क्वेश्चन की अजम्पशन के साथ मैंने किया है, नॉर्मली आप एग्जाम में इसको अज्यूम नहीं करेंगे। इसका होना यही चाहिए था कि 12.25 माइनस 11 इंटू ₹160 ये होना चाहिए था, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। एनी हो मैं क्वेश्चन को वो ठीक कर लूंगा, वो एक मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें उससे गेन कितना हुआ जी, इस वजह से 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने किया लेकिन क्वेश्चन के अंदर पर शेयर का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो हम एग्जाम में खुद पर शेयर अज्यूम नहीं कर सकते। उसने कहा जी इतने के बेचे, समझ आई ना, उस क्वेश्चन को मैं ठीक कर लूंगा कि वो वहां होना चाहिए था पर शेयर। ये देखें यहाँ पर वो एक ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम है जो मेरे से हुई, वहां पे ये लिखा था 1000 शेयर कंपनी बेस्ड कंपनी एट, ये एट से मुराद पर शेयर नहीं है, यहाँ मेंशन होना चाहिए था कि पर शेयर है। क्लियर, चलें उस गलती से आपने ये भी सीख लिया कि पर शेयर कब लेना और कब नहीं लेना। तो ये हमारे पास आ गई। अगर ये लिखा जाता है कि ये लिस्टेड कंपनी है यूके बेस्ड, तो ये बात याद रखें ये सेपरेट ब्लॉक की नहीं आइटम। क्या कहा मैंने, अगर यहाँ लिखा जाता है कि यूके बेस्ड लिस्टेड कंपनी है तो ये हमारी पाकिस्तान के लिए लिस्टेड कंपनी ना होती, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि उसकी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। हाँ कोई बाहर के मुल्क में कंपनी है, ठीक है, तो उसका ये हो सकता है उसका कंट्रोल देखा जाएगा किसके पास है, वो दूसरी कंडीशन पब्लिक कंपनी की वो मौजूद है। सेल ऑफ प्लॉट वो भी पाकिस्तान से बाहर ही हुआ और टर्किश लीरा का रेट क्या था 28। अच्छा, आप जो वर्किंग है ना वहां ये एम और के का यूज कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर अपने सजेस्टेड सॉल्यूशन में करता है,
लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ नहीं आपने एम और के लिखना मेन वर्किंग के अंदर, ये आ गया। उसके बाद फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम आ गई, ये भी हमें गिवन थी, ये भी गिवन थी, ये भी गिवन थी। जैसे ही फॉरेन सोर्स इनकम होगी फौरन आपको सोचना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी अमाउंट हैं जिनके ऊपर टैक्स पे किया गया, क्योंकि उसका फिर आगे टैक्स में भी ट्रीटमेंट आना है। whenever you see the foreign source income in your exam and it is taxable, ultimately you have to think कि whether I have to calculate tax credit on that amount or not, मुझे इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना या नहीं करना। तो ये मेरे पास फॉरेन सोर्स इनकम आ गई, ठीक है। इसके अंदर जो उसने प्लॉट जो बेचा है ना, ये वाला, ये देखिएगा, ये किसमें है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। ये भी आपका मिथ दूर हो गया। कुछ स्टूडेंट के ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि ये सेपरेट ब्लॉक इनकम जो है ना, इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान सोर्स के साथ ही है। हालांकि हम कभी ऐसी बात नहीं पढ़ाते। Whenever we are saying that this income is taxed as a separate block of income, तो उससे क्या मुराद होती है कि ये इधर पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द लॉ, अगर लॉ में मेंशन नहीं है तो ये बेशक फॉरेन सोर्स है, लेकिन जो आपका कैपिटल गेन होगा वो क्या होगा, किस पे टैक्स होगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। जो आप लैंड और बिल्डिंग को बेचेंगे, कैपिटल गेन के अंदर दो आपकी आइटम 37A और आपकी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, ये दोनों सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, ठीक। बिजनेस इनकम आ गई, ये हमारी फॉरेन सोर्स इनकम आ गई, टोटल इनकम ये आ गई। इसको मैंने टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में ज़कात, डोनेशन और प्रॉफिट ऑन डेट भी मौजूद है। ज़कात, डोनेशन और प्रॉफिट ऑन डेट तीन चीजें मौजूद थी, इसलिए मैंने इसको टोटल इनकम लिखा। अगर ये चीजें मेरे पास कोई भी एग्जाम के अंदर डिडक्टेबल अलाउंस ना होता तो फिर मैं इसी को ही टैक्सेबल इनकम लिख देता, ठीक। अच्छा, अब देखें, मैंने इसको सिंगल लाइन से क्लोज किया, ये नोट करें, और टैक्सेबल इनकम को मैंने डबल लाइन से क्लोज किया। less deductible allowances, zakat, donation under clause 61 and profit on debt, यहाँ क्या assume किया गया कि ये शौकत खानम लाहौर है। बेशक यहाँ लिख भी सकते हैं एग्जाम के अंदर, assume it is शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल लाहौर। प्रॉफिट ऑन डेट वो जो आपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए HBFC को दिया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इसमें एक डोनेशन थी जो हमने assume नहीं की, वो नीचे जाके आप जो जिस आइटम को ना अज्यूम करें उसको आप लिख सकते हैं कि जी मैं आइटम को आगे डैश लगा दें, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसमें वो कहता है शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस। अब इसके अंदर चूंकि सेपरेट ब्लॉक की इनकम थी तो हमें इस इनकम को क्या करना था, स्प्लिट करना था। ये वाली जो इनकम है इसको हमें स्प्लिट करना था। तो इसमें हमने कहा जी सेपरेट ब्लॉक कितनी है 650, और हमारे पास सेल ऑफ प्लॉट जो है वो 56 और कैपिटल गेन ये आ गया। अच्छा, एक चीज यहाँ नोट कीजिएगा कि एग्जाम के अंदर हमें बड़ी अफरा तफरी पड़ी होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप ये काम करें कि जो जो आप ऊपर जो जो आइटम करते आ रहे हो ना, उनके साथ कोई हल्का सा निशान लगाते आए, लिखे नहीं ऐसे वगैरह, कोई निशान लगा लें क्वेश्चन में कि इसको बाद में मैंने लेस करना है, ताकि फिर जब यहाँ तक पहुंचे, देखें यहाँ तक आप जब पहुंचेंगे इस अमाउंट तक, तो ऊपर वाली चीजें हो सकता है आपको सारी चीजें याद ना हो, तो दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ सकता है और उसमें गलती के चांसेस मौजूद हैं। तो इसलिए जो जो आइटम्स ऊपर आ रही हों, क्योंकि वो डोमेन तो आपकी ओपन होगी ना जब आप लिख रहे होंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सिक्योरिटीज की, तो उसके आगे हल्का हल्का मेंशन करते जाएं कि यार इसको बाद में मैंने माइनस करना है, इसको मैंने बाद में सेपरेट ब्लॉक के तौर पे जाके क्या करना है, माइनस करना है, ताकि जैसे ही यहाँ तक पहुंचे आप इस पॉइंट के ऊपर, तो फौरन ऊपर जाके उन अमाउंट्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, और गलती के चांसेस कम हों। उसके बाद जो बैलेंस बचा इसमें से वो क्या आ गई हमारी इनकम अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये हमारी इनकम, यानी टोटल ये अमाउंट जो है वो यही है अमाउंट, दिस इज टोटली टैक्सेबल। लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर ये इन तीनों अमाउंट के अपने टैक्स रेट्स हैं, इसलिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टैक्स करना पड़ेगा। अब देखेंगे जी ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, ठीक है। तो किसके ऊपर आपने डिवाइड करना है, सैलरी को इसके ऊपर डिवाइड करना है। देखिएगा हमारी सैलरी कितनी आ रही है जी 640, ये एग्जाम में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर नहीं लिखता, तो वैसे आप कैलकुलेटर पे कर लें 640,000
डिवाइडेड बाय 4490,000 इंटू 100, तो ये आपका आंसर 75 से कि ना तो बराबर है ना उससे ज्यादा कम है, तो लिहाजा ये क्या होगा, नॉन सैलरीड आप यहाँ लिखेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले इसका टैक्स, फिर इन अमाउंट्स का टैक्स, ये आप लिखेंगे। तो ये आप इसको स्लैब में देखेंगे, नॉन सैलरीड के ये रेट्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो 620 प्लस 30% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन आप करेंगे, तो ये आपके पास ये टैक्स की अमाउंट ये आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब सेपरेट ब्लॉक को कहाँ प्लेसमेंट करनी है? सेपरेट ब्लॉक जब आप सारे टैक्स क्रेडिट वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका टैक्स बाद में लेना है, ये उसकी प्लेसमेंट है। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा, क्या ये फुल टाइम टीचर था? बिल्कुल था। टैक्सेबल सैलरी कितनी थी? 6,40,000 रुपया। उसके टैक्स का 25% इसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये रेट्स वगैरह जरा चेक कर लीजिएगा कि कहीं उसमें मिस्टेक ना हो गई हो। 25% ये आ गया, तो ये इनकम, ये आपका टैक्स आ गया आफ्टर फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर अलाउंस। ये अमाउंट आगे हमारे फॉर्मूला में यूज होगी फॉरेन टैक्स क्रेडिट में। अब देखिएगा, हमारे पास जो फॉरेन सोर्स इनकम थी, एक शेयर थे, बिजनेस इनकम थी, राइट। ये दो अमाउंट थी फॉरेन टैक्स क्रेडिट में, जिसके ऊपर एक्चुअली तीन अमाउंट थी क्वेश्चन में, लेकिन दो अमाउंट्स ऐसी थी जिसके ऊपर आपने फॉरेन सोर्स में टैक्स पेड था या पेएबल था, वो आपने किया टैक्स, ये वाली अमाउंट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। देखिए ना, इस टैक्स में सेपरेट ब्लॉक शामिल है, सेपरेट ब्लॉक का नहीं शामिल, और ना ही आपने इनकम के अंदर वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को करना है, ना टैक्स में उसका टैक्स शामिल और ना उसके डिनोमिनेटर में वो शामिल, बगैर उसके दोनों ये चीजें अमाउंट है। यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप बिजनेस के लिए भी यूज करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम, इसको बोलते हैं एवरेज टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम। तो एवरेज टैक्स और एक्चुअल टैक्स पेड विच एवर इज लोअर, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, माइनस हो गया। इसी तरह बिजनेस इनकम में एक्चुअल टैक्स पेड और फॉरेन सोर्स, एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम जो 2 मिलियन की अमाउंट थी, विच एवर इज लोअर, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ गई। अब ये वाला टैक्स जो है आपका 702,500, ये आपका, अब अगला जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा डोनेशन का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस, कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, उनके लिए अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक, टैक्स क्रेडिट के लिए कौन सा? फुल टाइम टीचर अगर है तो माइनस करने के बाद। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दो आ गई हमारी, मैंने बताया था ऊपर आपको कि 150,000, 1.1 मिलियन। ठीक, टैक्स ये देखिएगा, यहाँ ये गलती होगी है, जरा इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आना चाहिए 702,500। ठीक है, ये अमाउंट ठीक है, बस ये गलत, ये मेरे से बस ओवरलुक हो गई है। तो ये आप इसको डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली फिर ये आंसर भी आपके चेंज होंगे, ये वाले भी। ठीक है, तो दिस वन मल्टीप्लाइड बाय आपकी पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की ये आ गई, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? ये इसके 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसके 20% से इन्वेस्टमेंट इन शेयर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए ये भी, ये उसकी लिमिट में ही है ना, 898 है, 89, इसकी लिमिट है 20%, 898, ये भी चेंज होगी क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट आ रही है। देखिएगा रात को ना उर्तुगुल चल रहा था, तो मेरे से यहाँ पर ये कैलकुलेशन में गलती हो गई, प्लस 150, तो ये आ गया 12,50,000। ये अमाउंट कितनी आ रही है? 12,50,000। ये मैं सोल्यूशन ठीक करके आपको मेल कर देता हूँ, अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। और ये अमाउंट कितनी है? 4490। ठीक है, तो हमें क्या लेनी चाहिए यहाँ पर? 4490 इंटू 0.2, 898। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आएगा 898,000, ठीक है। तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये तो विद इन लिमिट ही है हमारा अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये भी 20% है उसका, तो ये तो उसकी लिमिट में ही है। यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन शो करना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे विद इन लिमिट, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें विद इन लिमिट आपको कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको मैं ठीक करके आपको कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये आंसर भी हमारा बोल दो। ये आगे जी हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो थी, उसके बाद देखें कि डिफॉल्ट हुआ था हमारा कि हमने रिडीम कर लिए थे म्यूचुअल फंड्स। वो हमारी पिछले साल हमने इसको लास्ट ईयर में 2019 में माइनस किया था, अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एहतियातन आप लिख दें रिडम्पशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और यहाँ डैश कर दें, क्योंकि एग्जामिनर ने एक अमाउंट दी है ना 5,000 रुपया, तो आप बता देंगे कि भाई ये 5,000 मैंने यहाँ नहीं लेनी, यानी इसके नंबर होंगे अलग, इसके अलग से नंबर होंगे कि एग्जामिनर ने एक पॉइंट दिया और आपने उसको यूज नहीं किया। तो असल में एग्जामिनर आपसे प्लेसमेंट चाहता था, अगर इसकी रिवर्सल पड़ती तो कहाँ पड़नी थी। वो कह रहा है कि बेशक इसका यूज नहीं है मेरे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर ये अमाउंट यूज होती तो कहाँ होती, तो इसके अलग नंबर होते हैं, तो इसलिए हमें वो भी यहाँ यूज करना चाहिए था। उसके बाद आ जाएगा टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। जब आप यहाँ तक पहुंच गए, अब आ गया टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जो ऊपर हमने माइनस की थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, आप उसके सेपरेट रेट्स देखेंगे, ये आगे थी 650,000, उसका टैक्स आ गया, प्लस टैक्स ऑन मुदारबा सर्टिफिकेट्स, ये आप ऐड करेंगे। ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना, इसके अपने टैक्स रेट्स हैं। आप अगर टेबल के नीचे देखेंगे तो आपको किताब में मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड जो है इसके अपने टैक्स रेट्स हैं। इसके ऊपर हम शेयर्स के रेट अप्लाई नहीं करते, वो क्या है 10%, उसको भी हमने ऐड कर दिया। टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लॉट, इसका क्या तरीकेकार था, देखें हमारा जो प्लॉट है अगर 1 साल के अंदर डिस्पोज ऑफ होगा तो हम 100% जो गेन है वो लेंगे, पहली बात। 1 साल के बाद अगर डिस्पोज ऑफ होगा तो उस गेन का हम क्या करते, फिर 75% ले लेते, 25% एग्जेम्प्ट हो जाता। अगली बात कि अगर ये गेन 5 मिलियन तक होगा तो क्या रेट है 5%, 10 मिलियन तक होता तो 10%, 15 मिलियन तक होता तो 15%, और 15 मिलियन से ज्यादा क्या रेट है 20%। तो ये गेन हमारा कितना था 56 मिलियन, तो टैक्स रेट कितना आ गया 20%, वो भी ऐड करेंगे। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, दिस इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी इस साल की, ये आ गई। और सिंगल लाइन आपने यहाँ लगानी है, और इसमें से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे तो ये आ गया टैक्स पेएबल। ये ब्रैकेट में बेशक लिख दिया करें एग्जाम में, टैक्स पेएबल विद रिटर्न, टैक्स पेएबल विद रिटर्न का लफ्ज लिख दिया करें। एक प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो यहाँ से पता चलता है इसका, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा जबरदस्त